लास्ट क्लास में हमने स्वस्तिक, संतोष, ताल और नाड़ी यंत्र ये चारों देखे थे। तो अब जितने भी रह गए मतलब कि शलाका और उपयंत्र वो हम इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शलाका यंत्र, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि यथा योग परिणाह दीर्घाणि च। जैसे कि नाड़ी यंत्र के बारे में भी बोला था कि उसके साइज़ की मतलब लेंथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताई थी, बस उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से स्रोत से उसी हिसाब से तुम उसकी लेंथ ले सकते हो। तो यहाँ पर शलाका यंत्र के लिए भी यही बोला है। ठीक है, नाना प्रकाराणि डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जो हम अभी देखेंगे कि इसमें 11 या 12 प्रकार दे रखे हैं, गंडूपद, सर्पवर्ण, ये सब। ठीक है, नाना प्रयोजनानि, अब इतने सारे प्रकार हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके अलग अलग प्रयोजन होंगे, अलग अलग काम होंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ के बारे में भी बोला है यथा योग परिणाह दीर्घाणि, जितना तुम्हें चाहिए उतनी परिणाह डायमेंशन तुम उतना लंबा यंत्र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बनवा सकते हो खुद के लिए। तो यहाँ पे ये शलाका यंत्र की इन्होंने डेफिनेशन बोली है। और शलाका यंत्र एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो जो शालाक्य तंत्र है, ENTI वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास में, तो उसमें जितने भी यंत्र हम यूज़ करते हैं उसको हम शलाका यंत्र समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके भी टाइप्स बहुत सारे, अब इसमें जब हमने संख्या देखी थी तो उनकी संख्या बताई थी कि 28 होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी का नंबर था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नंबर था लेकिन इसके प्रकार जो है वो 11 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब जाके वो 28 में आएगा, क्योंकि किसी किसी के नंबर ज़्यादा हैं। जैसे कि अब हम इसी में देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो है ना 2-2 वाले याद कर लेते हैं, तो ऐसे आसान पड़ जाएगा। 2 वाले, 3 वाले, 1 वाले ऐसे करके याद हो जाएगा, तो पूरे 28 हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वाले कर रहे हैं हम। तो उसमें आते हैं 5 आते हैं। कौन कौन से, 1 मिनट, ये 5। ठीक है, ये जो है ना ये 2 वाले हैं। कौन सा है सबसे पहले, तो ये है गंडूपद। अब गाय, यहाँ पे सबका मीनिंग साथ में ही लिखा हुआ है, गंडूपद। गंडू मतलब होता है कि अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म सबने देखी होगी, जब हमने NCERT भी पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि अर्थवॉर्म जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, वो धीरे धीरे चलती है और स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो अब इसका यूज़ क्या लिखा हुआ है, एषण। एषण का मतलब होता है कुछ भी ढूंढना। ठीक है, रिसर्च का एक पर्याय भी एक एषण होता है। जब हमें कुछ चीज़ ढूंढनी होती है तो हम उसको एषण बोलते हैं। अब हमें ढूंढना क्या है, जो हमें दिख नहीं रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं फिस्चुला। फिस्चुला में क्या होता है कि एक ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब एनल फिस्चुला ही देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 ओपनिंग होती है। एक हमारी होगी एनस के स्किन के पास में, और ठीक है दूसरी ओपनिंग कहाँ होगी, एनस के अंदर। ठीक है, एनल कैनाल में। ठीक है, अब हमें उन दोनों ओपनिंग्स को ढूंढना होता है कि ये कौन सा रास्ता फॉलो कर रही है। ठीक है, एक ओपनिंग से के थ्रू हम प्रोब अंदर डालेंगे और फिर उसे दूसरी ओपनिंग से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें पूरा ट्रैक पता चल जाता है। फिर वहाँ पे हम 4 सूत्र या जो भी थ्रेड है वो टाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कर्म क्या हुआ, एषण। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है कि एकदम स्ट्रेट होती है ये, है ना। और इसको जब हम उसके लिए यूज़ करते हैं फिस्टुला नैनो के लिए, तो ये कैसी होती है, कॉपर की बनी होती है। और ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट स्टिफ होगी, इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। जैसा रास्ता बना हुआ है, जैसा ट्रैक बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसा रास्ता है वहाँ पे। ठीक है, और थ्रेड बांधने में भी आसानी होगी। तो इसका पहला क्या हुआ हमारे पास में, गंडूपद। गंडू का मतलब अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एकदम स्ट्रेट होती है, तो ये भी एक तरह से प्रोब की तरह हम समझ सकते हैं इसको। और इसका काम क्या है, एषण। अभी हम 2 नंबर वाली पढ़ रहे हैं जिनकी संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 हो गए गंडूपद। फिर आता है सर्पफणमुखी। सर्पफण मतलब सांप का जो फण होता है। ठीक है, अब सांप का फण जो होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो हम एक एरिया जिसमें हम काम करेंगे यंत्र का, तो वो जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, इसका भी डायग्राम दे रखा है ये वाला, है ना। और इसका काम क्या है, व्यूहन, रिट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये भी 2 इन नंबर होता है। ठीक है, फिर आता है शरपुंग। शरपुंग मतलब बाण की तरह। बाण का पूरा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इसका काम क्या है, चालन। जैसे तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास में बड़ेशमुख। ठीक है, बड़ेशमुख मतलब क्या होता है, इसमें इसका भी मतलब लिखा हुआ है कि बड़ेशम मत्स्य बंधनम, मछली पकड़ने के लिए प्रयोग। ठीक है, बड़ेशम मत्स्य
बंधनम, मतलब कि जैसे फ़िशिंग करने जब मैं गई नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मैंने टीवी पे देखा है फ़िशिंग करने जो भी लोग जाते हैं तो वो आगे एक हुक टाइप लटकाते हैं, उसमें खाना या फिर कुछ भी ऐसे कीड़ा वीड़ा उस पर टांग देते हैं और फिर मछली उसको खाने आती है और फिर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वही आहरण के लिए, क्योंकि हमें कुछ भी निकालना है अगर, तो फिर उसको थोड़ा सा बेंट होना ज़रूरी है ताकि हम उसको पकड़ के निकाल सकें। तो ये भी आहरण के लिए होगा, ठीक है। और शरपुंग होगा चारण के लिए, ठीक है। तो फिर हम एक और 2 वाला पढ़ लेते हैं, फिर ये 2 वाले एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो ये है मसूर दल मातृमुखी। मसूर की जो दाल होती है ना, उसके साइज़ का मुख होगा वो हमारे यंत्र का, ठीक है। तो और इसका काम क्या है, स्त्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ, ठीक है। ये रहा डायग्राम। अगर मसूर दल मातृमुखी मतलब कि मसूर की दाल के समान इसका मुख होगा। और ईयर स्कूप इसमें लिखा हुआ है कि स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 वाले देखे हैं, तो 5 देख लिए, तो इन टोटल 10 हो गए। तो 28 में से 10 तो हमने अभी देख लिया, ठीक है। क्या क्या हो गया, गंडूपद, सर्पफणमुखी, शरपुंक, बडेश और मसूर दल मातृमुखी। इसको अगर याद करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, GS बड़े शेर। जी से क्या हो जाएगा गंडूपद, S से सर्पफणमुखी, बड़े से हो जाएगा बड़ी मुख और शेर से हो जाएगा शरपुंग, ठीक है। और मसूर दल मातृमुखी ये तो याद कर ही लेंगे क्योंकि मसूर की दाल है, इसमें कोई बड़ी वाली साइंस नहीं है, ठीक है। तो इनके यूज़ क्या है, तो गंडूपद एषण, वही गंडू याद रखना कि एकदम स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट मतलब प्रोब के लिए। जब ड्यूटीज़ भी लगेंगे तो उसमें देखते हैं कि फिशुला का कैसे ट्रैक ढूंढा जाता है, तो वो आसानी से हम याद कर सकते हैं रिलेट करके। सर्पफणमुखी व्यूहन ऐसे याद कर सकते हैं, सर्प कैसे चल रहा है, व्यूहन करके गोल गोल ऐसे ऐसे करके करता है वो, ठीक है, वेव की फॉर्म में चलता है, तो ये याद करने के लिए, ठीक है। शरपुंग चालन के लिए, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि उसकी चाल कैसी है, शरपुंग की जैसी है, शरपुंग जैसे चलता है, ठीक है। बड़े तो आए बड़े आहरण करने वाले ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। और मसूर दल मातृमुखी ये तो समझ ही जाओगे कि ऐसे समझ लो कि किसी स्रोत में मसूर की दाल फंस गई है ना, तो स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ, ठीक है। तो ये 2 वाले रुपए हमारे पास में। उसके बाद हम करेंगे 6 और 3 वाले, ये एक साथ कर लेते हैं। ये है, ठीक है। तो सबसे पहले है करपास कृत ओशनी। करपास कॉटन होती है, ये करपास कृत ओशनी। करपास कॉटन, तो कॉटन से निर्मित जो भी एक ईयरबड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे करपास कृत ओशनी, ठीक है। अब कॉटन हम कब कहाँ यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को पोंछने के लिए, है ना, या फिर कुछ लगाने के लिए उसको कॉटन से, तो ये क्या हो गया, प्रमार्जन क्रियासु, प्रमार्जन कुछ भी लगाना तो उसको बोलते हैं हम प्रमार्जन क्रियासु। किसके थ्रू होता है ये, करपासकृत ओशनी के थ्रू। करपास मतलब कॉटन, तो ये इसका डायग्राम भी वैसे ही है, सबने देखी होगी ये तो, ठीक है। तो ये इनका जो नंबर होता है ये 6 है, इधर लिखा नहीं है लेकिन लिख लेना, 6 होते हैं ये करपासकृत ओशनी, ठीक है। 6ठे नंबर पर ही पढ़ रहे हैं और होती भी 6 है, ठीक है। फिर अब 3 वाले पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ना ये 3 है, ठीक है, 3 वाले 3 है। अब 2 जो है वो एक ही काम करनी है, इसलिए उसको 8th में एक साथ लिख दिया है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। जैसे 3 क्या है, दर्व्य आकृतिनी खल्व मुखानी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दर्वी क्या होती है, चम्मच होती है, तो चम्मच की आकृति होगी, लेकिन जो खल्व होता है, खल्व यंत्र होता है ना वो खरल, तो वो कितना डीप सा होता है ना, उसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है, कंटेंट भर सकते हैं उसमें। तो वैसा ही है कि उसकी आकृति चम्मच के जैसी होगी, लेकिन वो डीप कितना होगा कि जितना खल्व होता है, ठीक है, मतलब उसकी तरह ही होगा, ठीक है। उसका छोटा एक समझ सकते हैं छोटा पोर्शन, ठीक है। तो ये किस लिए होगा, शार और शर्ट परिधानार्थम। देखो शार जो होती है ना उसको तुम हाथ से नहीं उठा सकते, ठीक है, कॉटराइजेशन के लिए वो यूज़ होती है, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, ये चाहिएगा, क्या चाहिएगा, दर्व्य आकृति खल्व मुखानी। ये एक यंत्र है, शला का यंत्र है, जिसके थ्रू एक चम्मच की तरह होता है, इसके थ्रू तुम शार या औषध को उठाओगे और जहाँ पे जिस साइड पे तुम्हें ये कॉटराइजेशन करना है वहाँ पे जाके उस चम्मच से ही रख दोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, और ये कितना होता है, नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3। फिर उसके बाद और क्या होते हैं 3, तो ये हो गया अंकुश वदनानी, और दूसरा क्या है, तीसरा त्रीणी जम्बो वदनानी,
ठीक है। ये अंकुश वदनानी और जम्बू वदनानी, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये अग्निकर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो 3 अंकुश वदन और 3 जो होंगे वो जम्बू वदनानी, ठीक है। तो ये दोनों हो गए 3-3, तो एक तरह से 3 द्रव्याकृति, 3 अंकुश वदनानी, 3 जम्बू वदनानी, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? पहला वाला जो द्रव्याकृति वो क्षार औषध परिधान के लिए, और ये वाला जो होता है ये अग्निकर्म के लिए होता है, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अंकुश क्या होता है, यहाँ पे बताया हुआ है कि आगे की तरफ कील जैसा होगा, ये रहा, या आगे की तरफ कील लिखा हुआ है, ठीक है। अब जम्बू वदनानी जो है ना, काफ़ी लोग इसको सोचते हैं कि जैसे जम्बू जामुन का बीज होता है ना वो, लेकिन प्रवीण सर ने पढ़ाते टाइम बताया था कि ये वो नहीं है। जम्बू मतलब जाम्बू का मतलब होता है कृष्ण पाषाण, काला पत्थर जो होता है ना, तो काले पत्थर से जो यंत्र बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं जम्बू वदनानी, ठीक है। ये जामुन का फल नहीं है ये, ओके। तो यहाँ पे हमारे 3-3 वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 वाले क्या कहते हैं? गंडूपद, सर्पफण, जीएस बड़े शेर, ठीक है, और 1 मसूर दल मातृमुखी, तो ये हो जाएंगे 5, 2 वाले तो 10 हो गए, ठीक है। कर्पासकृत ओशनी 6 होती हैं, तो हो गए 16, 16 और 3 19 हो जाएंगे द्रव्याकृति खलमुखानी वाला, ठीक है। और 6 और ऐड हो जाएंगे अंकुश वदनानी और जम्बू वदनानी, ठीक है। और अग्निकर्म में इसका यूज़ होता है, ये हम समझ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है, 1-1 नंबर वाले, कि 1-1 कौन से होते हैं, ठीक है। ये भी आसान है, बस नाम थोड़ा अजीब शुरू में लग सकता है, 10 बार इसको भी रीड कर लिया तो ये बहुत आसानी से मतलब याद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1-1 वाले पढ़ रहे हैं, तो ये 3 है, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला है कोलास्थि दल मातृमुखे। कोल अस्थि मतलब कि बेर की गुठली, उसके समान मुख होगा जिसका, तो उसको बोलते हैं हम कोलास्थि दल मातृमुखे। ये वो वाला शलाका यंत्र हो गया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? नासा अर्बुद हरणार्थम। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ ये रहा कोलास्थि के समान है, ठीक है। तो ये नासा अर्बुद हरणार्थम, नासा में कोई अर्बुद है तो उसको हरण के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है कलाय परिमंडल उभयतु मुकुलाग्रम, ठीक है। ये सुनने में ऐसा लग रहा है तब बड़ा सा नाम है, क्या करेंगे इससे? तो ये बहुत आसान है, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें? कलाय, कलाय बोलते हैं मटर को। परिमंडल, सबका मतलब भी लिखा ही हुआ है, परिमंडल चारों ओर, मंडल होता क्या है? गोलाकार चीज़ कोई भी, ठीक है। तो उसको बीच में से देखो पहले, जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ बीच में से वो होगी मटर के समान, मटर के समान एकदम मंडलाकार। मटर गोल होती है, कलाय, कलाय गोल होती है मटर, है ना। तो उसके समान बीच में से होगा वो, और उसके उभयतः यहाँ पे लिखा है ना उभयतः मुकुलाग्र, इसके दोनों ओर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके दोनों ओर क्या होगा? मुकुलाग्र समान मतलब मुकुलाग्र कैसा होता है? तो वो बड लाइक होता है, जैसे छोटी छोटी कलियाँ होती है ना वैसा ही। तो ये कली टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये होता है हमारा किसके लिए यूज़? अंजनार्थ। जब तुम्हें आँखों में अंजन लगाना होता है ना, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? कलाय परिमंडल उभय, तो उसके उभयतः मुकुलाग्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको भी 10 बार बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कलाय परिमंडलम उभयतो मुकुलाग्रम। फिर उसके बाद और क्या है? लास्ट हमारा 1 नंबर वाला रह गया, मालती पुष्प वृंताग्र समान, ठीक है। मालती जैस्मीन को बोलते हैं, उसकी पुष्प का वृंत, वृंत मतलब स्टॉक, ठीक है, उसके जैसा जो होगा वो होगा हमारा मालती पुष्प वृंताग्र समान, ठीक है। और ये किस लिए होगा? मूत्र मार्ग विशोधनार्थम, या तो मूत्र मार्ग छोटा हो गया है या फिर उसमें कुछ फंस गया है, तो उसके विशोधन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होगा ये मालती पुष्प वृंताग्र समान, ठीक है। जैसे कि मेटल कैथेटर या फिर डायलेटर, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शलाका यंत्र जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये 2-2 वाले करे पहले हमने, फिर 6 वाला, 3 वाला, और फिर 1-1 करके। और इनके कर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब हो जाएगी, देख नाम से ही पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है ना। जैसे गंडूपद स्ट्रेट है, एशवेंट करेगा, सर्पफंडमुखी छोटा सा काम है, व्यूहन कर दो, और वो चलता कैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वो शेर की वो चालन किसका है? सर्पों का, बड़ेश आहरण। मसूरदल मातृमुखी स्रोतों शल्योदाहरणतम कर्पास्कृतोष्णी प्रमाणिक क्रियासु द्रव्याकृति, कुछ भी उठाने के लिए तो क्षार औषध प्रणिधान। अंकुश वदनानी जम्बू वदनानी, ये 2 बताए थे कि ये दोनों जो है 3 नंबर होते हैं, लेकिन काम इन दोनों का एक है, अग्निकर्म करना, ठीक है। कोलास्थि वाला
ये बता दिया, नासा अर्बुद हरणार्थम, कलाय परिमंडलम वृंताग्र, ये सब जो है ये अंजनार्थम, और मूत्र मार्ग विशोधनार्थम। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पोर्शन रह जाता है हमारा उपयंत्र। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब फर्स्ट वीडियो हमने यंत्र की देखी थी तो उसमें देखा था कि एग्जैक्टली उपयंत्र होता क्या है। तो जब हमारे पास में अब जो शास्त्रोक्त यंत्र है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं या हमारे खुद की जो चीज़ें हैं वो हम यंत्र की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो नंबर बताया था वो कितना बताया था, 25। ठीक है, और ये कैसे यंत्र जैसे होते हैं, यंत्र के अभाव में उपयंत्र का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या दे रखे हैं, 25 है ना, तो क्या क्या है वो 25 याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मतलब देख लेते हैं, समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हस्त पाद तल, जो हमारा हस्त या पैर है उसके तल को यूज़ कर सकते हैं, तलवों को। ठीक है, जैसे कि हैंड का हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर देखने में, पाल्पेशन करने में। ठीक है, और संधि मोक्ष में पीड़ा हेतु, जैसे कि किसी की फ्रैक्चर हो गया है, डिसलोकेशन हो गई है ना, तो फिर उसको पहले हमें पकड़कर उसको अपनी जगह पे स्थापित करके फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना होता है, तो वो हम हाथों से करते हैं। ठीक है, तो वही हो गया। फिर उंगली को कभी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी यंत्र की तरह। जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, स्टीवन धूप को बोलते हैं। ठीक है, प्रवाहन, स्ट्रेन करना, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी डिलीवरी हो रही है तो उसको बोलते हैं कि तुम और ज़्यादा प्रेशर लगाओ ताकि वो बेबी का हेड जो है वो बाहर है और वो फंसे ना। ठीक है, तो प्रवाहन भी एक तरह का चिकित्सा है। ठीक है, मलमूत्र गर्भ रूपी शल्य को निकालने हेतु अयस्कांत मैग्नेट है, रस्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ग्लव्स, आजकल तो ग्लव्स को भी यूज़ कर लेते हैं, टॉर्निकेट अवेलेबल नहीं है तो ग्लव्स लिए और उसको बांध देते हैं टॉर्निकेट की तरह, तो वो भी काम हो जाता है। ठीक है, वेडिका, थ्रेड, पट, बैंडेज, चर्म, लेदर, अंतरवल्कल, बार्क ऑफ द ट्री, लता, वस्त्र, शाखा, अश्वकंटक, क्षार, अग्नि, भेषज, और ये हर्ष मतलब क्या है, तो जब हमने शल्य पढ़ा था तो 2 थे, मानसिक और शारीरिक। तो मानसिक शल्य को हटाने के लिए, ठीक है, वो मन से दुखी है ना, शोक है उसके अंदर, तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसका यंत्र क्या होगा, तो वो होगा हर्ष। ठीक है, मानसिक शल्य। तो ठीक है, अब ये बस लास्ट पॉइंट है, इसमें हमें क्या देखना है, देखो हमने प्रधानतम यंत्र तो देख लिया था। ठीक है, ये था प्रधानतम यंत्र, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि होता क्या प्रधानतम यंत्र, बेस्ट यंत्र कौन सा है हमारे पास में, तो वो हमारा हाथ है, क्योंकि सारे जो इतने भी यंत्र वर्णित किए गए वो हम अपने हाथों के थ्रू यूज़ करते हैं। अगर हमारे हाथ नहीं है तो हम यंत्र चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रधानतम यंत्र कौन सा हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, अब एक आता है प्रशस्त यंत्र। पहले प्रशस्त यंत्र देखेंगे। प्रशस्त यंत्र जैसे हमने बोला कि स्वस्तिक, सिंदंश, ताल, नाड़ी, ये सब यंत्र हमने पढ़े, तो उसमें जो था हमने स्वस्तिक यंत्र का बोला था कि वो 18 अंगुल लंबा होता है। तो 18 अंगुल लंबा जो भी यंत्र है ना, तो हम उसको मानते हैं प्रशस्त यंत्र। क्यों? क्योंकि वो सुगमता होती है कार्य करने में, कोई भी चिकित्सा हमें करनी है तो 18 अंगुल के शस्त्र यंत्र से हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो होंगे 18 अंगुल यंत्र जो भी होंगे वो प्रशस्त यंत्र है। ठीक है, अब इसमें ना वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रधानतम पूछा है तो वो हाथी होगा, प्रशस्त पूछा है तो वो 18 अंगुल ही होगा। ठीक है, अब जब हमने स्वस्तिक यंत्र पढ़े थे तो हमने कहा था कि बर्ड्स और एनिमल्स के मुख के समान आकृति होती है इनकी आगे की। ठीक है, तो वैसे ही इसमें से 2 हमने चूज़ किए हैं, एक होता है सिंहमुख और एक होता है कंकुमुख। ठीक है, सिंहमुख और कंकुमुख। सिंहमुख जो होता है, जितने भी हमें दिख रहा है कि ये शल्य या कांटा चुभ गया है तो हम सिंहमुख लेंगे और उसको निकाल देंगे। लेकिन कुछ ऐसा शल्य हमारी बॉडी के अंदर आ गया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, गूढ़ है या फिर बहुत ज़्यादा डीप सीटेड है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, प्रिसीजन चाहिए, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कंकुमुख। ठीक है, तो कंकुमुख जो है वो गूढ़ शल्य निवारण के लिए प्रयोग होता है और ये गहराई में स्थित जो भी शल्य होता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रधान यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधान यंत्र। ठीक है, प्रधानतम यंत्र हस्त हो गया, प्रशस्त यंत्र 18 अंगुल हो गया। 18 अंगुल में बहुत सारे आते हैं, स्वस्तिक यंत्र सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी प्रधान कौन सा है, कंकुमुख। क्यों? क्योंकि वो गूढ़ शल्य को निकालने में समर्थ है। ठीक है, तो व्रणों में यंत्र का अवगाहन सुगमता से होता है, ये रहा। ठीक है, आराम से हम इस यंत्र को व्रण के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, और शल्य को पकड़कर शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो यंत्र अध्याय है, यंत्र प्रकरण, वो पूरा खत्म हो जाएगा।